पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि ईवीएम बंद हो और बैलेट पेपर से मतदान हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस एक बड़ा अभियान भी चलाएगी, जैसे भारत जोड़ो अभियान चलाया था उसी तर्ज पर। क्या लगता है आपको कि ईवीएम से क्या समस्या है कांग्रेस को? देखिए, ईवीएम हमेशा विवाद में रही है जब से प्रवेश हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब वो मिस्टर स्वामी गए थे, जो नेता बीजेपी के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसमें वीवीपैट की एक्स्ट्रा मशीन लगे, जो लगी हुई थी। बाद में हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए उसके। इसके माने है कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया होगा कि इसमें टेम्परिंग, छेड़छाड़ हो सकती है, तभी उन्होंने वीवीपैट का आदेश दिया होगा। तो ये कहानी तो बहुत पुरानी है। पहले बीजेपी नेता बाकायदा बोलते थे कि ये मशीनें नहीं होनी चाहिए, पेपर से चुनाव होने चाहिए, कोई नई बात नहीं है। अब जो बहस तो चलती रहती है हर चुनाव के अंदर, पर अभी हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से माहौल था वहाँ चुनाव का, हरियाणा में तो पूरा मीडिया, पूरे एग्जिट पोल, पूरी पब्लिक, पूरे देश के अंदर चर्चा चलती थी, तो वहाँ कांग्रेस की जीतने की बात होती थी। अचानक परिणाम बिल्कुल उल्टे आ गए। तब भी ये बहस छिड़ी थी कि 99% तक बैटरी शाम तक भी क्यों रहती चार्ज। कंप्लेंट भी की थी वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने। अब जो महाराष्ट्र के परिणाम आए हैं एक तरफा, मैं खुद वहाँ काफी लंबे समय तक था, ऐसा माहौल नहीं था। चुनाव में हार और जीत तो अलग बात है, पर एक तरफा चुनाव, जो उम्मीद ना कांग्रेस को, ना आम जनता को, ना बीजेपी नेताओं को, उनको भी नहीं थी, परिणाम ऐसा आ गया एक तरफा। तो अब तो जो पहले ईवीएम के खिलाफ नहीं थे, वो भी कहने लगा भी कुछ कोई गड़बड़ है। इसका मतलब चाहे ईवीएम है और वो तरीके में क्या है। तो अब ये इश्यू बन गया। इसलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने कहा भी कि इसमें चुनाव जो है ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होने चाहिए। अमेरिका और बड़े बड़े जो विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ पे भी कहते पहले मशीन आई थी, बाद में वहाँ पे भी बैलेट से चुनाव होने लग गए। मेरा मानना है कि अगर पब्लिक का विश्वास उठ गया है सिस्टम से, वो सिस्टम बदलना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि मशीन है। डेमोक्रेसी रहना देश के हित में है। डेमोक्रेसी है संविधान के अंतर्गत, तो सब कुछ ठीक है। सरकारी आएगी जाएगी, परंतु मशीनें हमारे लिए महत्व नहीं रखती है। डेमोक्रेसी बनी रहे, वोटों का अधिकार बना रहे, ये ज़्यादा महत्व रखता है। ये मेरा मानना है। गिलोट साहब, आप चूंकि जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की तरफ से सीनियर ऑब्जर्वर थे, परिणाम आ गए, 5 दिन हो गए, मुख्यमंत्री के चेहरे पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ। देखिए, लोग अब तो चुप चुप हैं, बयानबाजी हो रही खाली। हमारी गवर्नमेंट बनी थी 18 के अंदर, तब 2-3 दिन लग गए थे खाली बातचीत करने में। उसको लेके बवंडे खड़े कर रहे थे बीजेपी वाले। 3 दिन हो गए। अब तो महाराष्ट्र में आपकी जीत एक तरफा हुई है, एक तरफा हुई है। उसके बावजूद भी आपके फैसले आप नहीं कर पा रहे हैं। इसका जवाब इनके पास कुछ नहीं है। तो पता नहीं क्यों इसकी डिले कर रहे हैं, ये तो एक रहस्य बना हुआ है। हाल ही में कल जो अजमेर है, अजमेर में जो दरगाह है ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती जी की,
काफ़ी पुरानी है, उसको लेकर एक याचिका कोर्ट में लगाई गई थी, सेशन कोर्ट में, जिसको स्वीकार कर लिया गया। मामला ये था कि उसमें जो याचिका करता था उन्होंने कहा कि जहां आज दरगाह है वहां पर पहले शिव मंदिर हुआ करता था। कोर्ट ने इसको स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी। क्या कहना है, क्योंकि इसको लेकर पूरे देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए, वैसे तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बाबरी मस्जिद जब गिरी थी तब शायद 15 अगस्त 1947 को लेके कानून पास किया कि जो धार्मिक स्थान है, चाहे किसी भी धर्म के हो, उन सब धार्मिक स्थानों को 15 अगस्त 47 तक जो बने हुए हैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये शांति स्थापित हो जाए। और शांति स्थापित हुई भी है, 30-35 साल हो गए। अब ये 2-4 साल में जो जब से ये आरएसएस बीजेपी सरकार आई है और कुछ लोग जो है धर्म के नाम पर, आप देख तो राजनीति चल रही है देश में, चुनाव चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे वो हरियाणा का हो या पार्लियामेंट के हो, सारे चुनाव ध्रुवीकरण के आधार पर जीते जा रहे हैं और कुल के धर्म के आधार पर ये लोग अपने टिकट बांटते हैं। तो स्थिति तो बड़ी विकट है देश के अंदर, स्थितियाँ ईजी नहीं है। ये तो खैर इनको देखने की बात है, खुद को जो आज शासन में है, शासनकर्ता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। सत्ता में जो है उनकी जिम्मेदारी होती है विपक्ष को साथ लेके चले, विपक्ष की भावना का आदर करे, जो ये नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य से पक्ष विपक्ष में इतनी दूरी ज़्यादा हो चुकी है, तेरे को दुश्मनी हो, ये हो चुकी है। जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की थी, विपक्ष तो आलोचना करेगा आपकी, उसका काम यही है, कमियां बताएगा आपकी, पर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और दूरियां बढ़ती गई, बढ़ती जा रही है। वो अपनी जगह है। पर जब 15 अगस्त 47 के धार्मिक स्थलों को लेकर कानून पास हो गया पार्लियामेंट में, उसके बाद में बार बार मंदिर, दरगाह में क्या था, पहले क्या था, उसी में फंसे रहेंगे तो ज़्यादा महत्व रखता देश के अंदर इश्यू क्या है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, विकास का है, अर्थव्यवस्था का है, सामाजिक न्याय का है, सामाजिक व्यवस्थाओं का है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी की बात हम करते हैं, अलग अलग भाषाएं इस देश के अंदर है और इस देश के अंदर अलग अलग जातियाँ हैं और इस कुनबे को एक रखना ही बहुत बड़ी चैलेंज की बात होती है और रखा गया है कांग्रेस द्वारा और कामयाब रहे हम लोग। अब जो ये है, बजाय इन बातों में जाने के, जब आरएसएस कहता मैं सांस्कृतिक संगठन है, हिंदुओं की रक्षा करते हैं, सब जातियों के साथ लेके चलते हैं, तो हिंदू तो चाहे वो दलित वर्ग के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे वो कोई कास्ट के हों, सब हिंदू है। हिंदुओं को ही एक नहीं कर पा रहे लोग, छुआछूत हो रही है, ये मानवता पे कलंक है देश के अंदर, मानवता पे कलंक है। और आप कहते हो वो भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, तो सबसे पहला काम आरएसएस को करना चाहिए कि जो छुआछूत देश के अंदर है, छुआछूत, भेदभाव, उसको मिटाने के लिए वो अभियान चलाए। और जो मोदी जी कहते हैं कि मैं थाली बजवा सकता हूँ, ताली बजवा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ और देश मेरी बात सुनते हैं, तो सबसे पहला काम उनको ये करना चाहिए था, एक तारीख देनी चाहिए थी, इस तारीख के बाद में कोई छुआछूत नहीं होगा, मानव मानव एक समान, ये होना चाहिए था। ये बातें करते नहीं हैं। और 800 साल पुरानी मस्जिद मान लिया है, दरगाह है आपके अजमेर की, देश दुनिया के लोग वहाँ आते, दुनिया के लोग आते हैं वहाँ पर। ये इनके एक्शन से कि कोर्ट में केस हो गया, दुनिया के मुल्कों के जो मुस्लिम भी आते हैं, हिंदुस्तान के हिंदू भी जाते हैं, कई लोग, प्रधानमंत्री
कोई हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, कोई हो, पंडित नेहरू के जमाने से मोदी जी तक, वो तमाम लोग, वाजपेयी भी, ये तमाम लोगों की दरगाह में चादर चढ़ती है, इतनी मान्यता उसकी है। तो चादर चढ़ाने के मायने होते हैं अपने। आप चादर भी चढ़ा रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग कोर्ट में केस भी कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो क्या एक कौम के लोग सोचते होंगे? हर कौम में आपस में भेदभाव हो सकता है, थोड़ा बहुत तो धर्म के नाम पर थोड़ा बहुत नाइतफाकी हो सकती है, अपने धर्म के बारे में कोई बात सोच सकते हैं, पर अगर मान लीजिए आप इतनी घृणा पैदा कर देंगे, दूरी बढ़ा देंगे विचारों में भी, सोच में भी, व्यवहार में भी, तो जहाँ अशांति में विकास नहीं हो सकता है। मेरा मान, जहाँ हिंसा है विकास ठप हो जाते हैं। ये बातें किसको कहनी चाहिए? ये बातें मोदी जी को, आरएसएस को करनी चाहिए। देश वो चला रहे अभी तो, इसलिए मेरा मानना है कि उस पर पार्टी आरएसएस के लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? हिंदू हिंदू की बात तो करते हैं वो। अब जातिगत जनगणना की बात क्यों की राहुल गांधी ने? इसीलिए करी, और उसमें हर्ज क्या किसी को भी? जातिगत जनगणना को आरएसएस ने सपोर्ट कर दिया है। जातिगत जनगणना जो है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, कोई पार्टी हो, उसमें हर्ज किसी को क्यों होना चाहिए? जातिगत जनगणना तो एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है हर परिवार का, जो मनमोहन सिंह के वक्त में शुरू हुआ था, आगे रुक गया, वो सरकार चली गई। अगर जातिगत जनगणना पूरी हो जाती है तो आपको सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक स्थिति मालूम पड़ेगी। उसके आधार पर आप साइंटिफिक वे से, वैज्ञानिक तरीकों से आप स्कीम बना सकते हो, राज्य सरकारें भी और केंद्र भी। ये तो है, और क्या है? यही है, और क्या है? और देश हित में है कि आज 50 साल बाद में भी, 100 साल बाद में भी अच्छी स्थिति आए, सब जातियों के लोग लगे, धर्म के लोग लगे, भाई हमारी हिस्सेदारी सरकार में है। ये तो है, हमारे भी जुडिशरी में, हमारे भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, हमारे भी सामाजिक कामों में, सब जगह हमें सम्मान मिले। वो तो समझता रहे कि समाज के अंदर अच्छी बात ही है, इसमें किसी को क्या हर्ज हो सकता है, मेरा मानना है। तो उसके अंदर भी नए नए सगुफे छूटते हैं। राहुल गांधी क्यों मांग कर रहे हैं, उसका व्याख्या गलत तरीके करते हैं। राहुल गांधी को क्या पड़ी है? वो चाहते हैं कि जो इतना बड़ा गैप हो गया है, जो कहते हैं जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, कहीं पे भी शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं है या ओबीसी के लोग कम ज़्यादा है, मान लो कहते हैं, उसको अच्छे सेंस में लेना चाहिए, अच्छी भावना से लेना चाहिए कि वास्तव में नहीं है, ये तो हकीकत है ना, नहीं है। अगर नहीं है तो आज से 10 साल, 20 साल बाद में, 30 साल बाद आते हैं वो लोग, आते हैं। किसको फ़ायदा है? देश को फ़ायदा है, समाज को फ़ायदा है, सबको फ़ायदा है ना। जितनी घृणा बढ़ेगी जातियों में, वो घृणा ले डूबेगी ना, किसी को भी ले डूबेगी, देश को भी और समाज को भी। वो क्यों हो? देश मजबूत रहे, एक रहे, दुनिया में हमारा मान सम्मान बढ़े हमारा। और डेमोक्रेसी दुनिया में है, हम गर्व से कहते हैं सबसे ज़्यादा बड़ा डेमोक्रेटिक देश, लोकतंत्र हमारे देश के अंदर है। तो हम सिरमौर बन की बात करते हैं अगर दुनिया के अंदर, तो सिरमौर जैसी कोई पोस्ट होती नहीं है। देश विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु की पोस्ट तो किसी ने दी नहीं है। पर ये भावना की बात है। भावना तब पैदा होगी ना जब यहाँ पे छुआछूत मिट जाएगा, जातिवाद मिट जाएगा, सब धर्म के लोग मिलके चलेंगे देश को बनाने के लिए, तभी तो ये विश्व गुरु और आपका नाम होगा दुनिया के मुल्कों के अंदर, मेरा मानना है। सर, इन्हें आज सदस्यता की शपथ ले ली है सदन के भीतर। सदन के भीतर कांग्रेस और जो विपक्षी दल है, कितनी मजबूती मिल पाई है? देखिए, प्रियंका गांधी की पर्सनालिटी अलग ढंग की है। एक महिला है, महिला भी है
और उन्होंने यूपी में नारा भी दिया था महिलाओं की मजबूती के लिए, लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ। तो ये भावना जो है, ये बहुत बड़ी भावना और मैसेज था यूपी में। उसी ढंग से जो सोनिया गांधी जी ने जो आरक्षण की बात की थी, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए 30% पार्लियामेंट के अंदर भी और असेंबली के अंदर भी। तो मेरा मानना है कि जो कांग्रेस की जो सोच थी महिलाओं को आरक्षण की, अगर प्रियंका जी पहुंची है पार्लियामेंट में, उनकी शपथ हुई थी, उनको बहुत बहुत बधाई। वैसे तो मैंने उनको मिलके बधाई दे दी थी उनको, पर आज उन्होंने शपथ ली है तो उनको और मुबारकबाद, मेरी शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुद्दे पेंडिंग है पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो आरक्षण का हो असेंबली या पार्लियामेंट में, महिलाओं के रक्षा करने की बात हो, महिलाओं के हितों की रक्षा करने की बात हो, इन तमाम जो महिलाओं के संबंधित जो मुद्दे होंगे, उसको मैं समझता हूँ उनको बहुत बड़ा बल मिलेगा। उनको उनकी वॉइस जो है पूरे देश में जाएगी, तो देश भर की महिलाएं जो है उनको लगेगी कि भाई महिलाएं कई हमारी पार्लियामेंट में पहले से ही हैं। सोनिया जी खुद महिला वहाँ पार्लियामेंट में है, पर उनमें एक आवाज़ और मिलेगी जो सशक्त आवाज़ है।